तो यार स्टोरी के शुरुआत में ही हमें सीरीज की फीमेल प्रोटोगोनिस्ट साकी और मेल प्रोटोगोनिस्ट यूता का इंट्रोडक्शन मिलता है, जो कि जल्द ही स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर बनने वाले हैं। इसलिए साकी के मन में चल रहा है कि एक स्टेप ब्रदर एक तरह से कहा जाए तो अजनबी ही होते हैं, और साकी के हिसाब से इसमें कुछ अजीब भी नहीं है, क्योंकि जब दो अनजान लोगों को साथ में रहने के लिए कहा जाए तो चीजें अजीब होंगी ही, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगता है कि स्टेप ब्रदर और सिस्टर शुरुआत भी अजनबी की तरह होती है और अंत तक ये दोनों अजनबी ही रह जाते हैं। और ये सेम सारी चीजें यूता के मन में भी चल रहा है, लेकिन उसके मन में ये भी चल रहा है कि मूवीज और कहानियों में दो लोग जिनका खून का रिश्ता ना हो वो आगे चल के एक लवर की तरह जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कहानियों और मूवीज में ही पॉसिबल हैं। एंड इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन यूता के फादर ने फाइनली उसे बताया था कि वो फिर से शादी करने वाले हैं, और यूता की होने वाली मदर एक बार में एज अ बार टेंडर काम करती हैं, और आज रात वो यूता को उनसे मिलवाने वाले भी हैं। लेकिन अपनी मदर के पुराने यादों की वजह से यूता को लग रहा है कि उसके फादर दूसरी शादी करके शायद फिर से गलती कर रहे हैं, बट सिंस उसके फादर इस चीज से काफी खुश हैं, इसलिए वो भी इसमें किसी भी तरह से दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता। इसके बाद फाइनली आज रात एक फैमिली रेस्टोरेंट में यूता अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर से मिला, और हाँ, यूता के फादर ने जब बताया था कि वो अब बड़ा भाई बनने वाला है, उस टाइम उन्होंने साकी की बचपन की फोटो दिखाई थी, इसलिए यूता ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साकी उसके एज की है। और यूता का एक्सप्रेशन देखकर उसकी स्टेप मदर को भी समझ आ रहा है कि अभी उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने बताया कि साकी जब बड़ी होने लगी उसने फोटो क्लिक कराना ही बंद कर दिया, इसलिए उनके पास साकी की इस समय की कोई भी पिक्चर है ही नहीं, इसलिए मजबूरी में उन्हें साकी की बचपन की फोटो भेजनी पड़ी। और हाँ, यूता साकी से सिर्फ और सिर्फ 1 वीक ही बड़ा है, और अब ड्रिंक लेते टाइम यूता और साकी दोनों अकेले में बातें कर रहे हैं, और साकी ने बताया कि उसे डर था कि कहीं उसका नया भाई डरावना ना हो, लेकिन अब यूता को देखकर वो रिलैक्स्ड फील कर रही है। लेकिन वहीं यूता का मानना है कि किसी को भी उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए, और मेनली देखा जाए तो सीरियल किलर्स अच्छे और शरीफ ही दिखते हैं। और जब साकी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम पार्ट टाइम जॉब करके अपने फी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो, और साथ ही तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो, ये सुनकर यूता ने फिर से कहा कि काफी किलर्स इंटेलिजेंट भी होते हैं। और यार यूता की ये सारी बातें साकी को काफी फनी लग रही हैं, और जब इनके पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, साकी ने यूता को अकेले में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया, और सिंस साकी के हिसाब से यूता काफी सुलझा हुआ इंसान है, इसलिए वो उससे डायरेक्टली कह रही है कि मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं करने वाली, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उससे कुछ भी उम्मीद मत करना। और ये सुनने के बाद यूता के एक्सप्रेशन और बातों से साफ है कि उसका भी सेम यही मानना है। और हाँ, आज दोनों ने डिसाइड किया कि आगे से दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, और सिंस साकी और उसकी मदर अब यूता और उसके फादर के साथ ही रहने वाली हैं, इसलिए नेक्स्ट डे सुबह होते यूता के फादर पूरे घर की साफ सफाई कर रहे हैं, और अभी वो ये सब काम कर ही रहे थे कि तभी साकी और उसकी मदर भी आ गई, और यूता की स्टेप मदर ने उनके लिए काफी सामान खरीदा है। एंड साकी और उसकी मदर यहाँ आकर काफी खुश हैं। जिसके बाद यूता ने साकी को उसका रूम दिखाया, और रूम देखकर साकी को लग रहा है ये काफी बड़ा रूम है, क्योंकि उसका पिछला घर एक छोटे से अपार्टमेंट में था और उसका रूम काफी छोटा था। और बस यही नहीं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम था, लेकिन सिंस साकी की मदर नाइट शिफ्ट में जॉब करती है, साकी का स्कूल दिन में रहता है, इसलिए कहा जाए तो इन दोनों को एक रूम होने के बावजूद भी अपना रूम मिला ही है। और सिंस साकी से बातें करते हुए यूता काफी फॉर्मली बिहेव कर रहा है, इसलिए साकी उसे समझा रही है कि सिंस हम दोनों सेम एज के हैं, इसलिए तुम्हें फॉर्मल बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, मैं तुम्हारी कोई भी बुराई नहीं ढूंढ रही। लेकिन यूता का कहना है कि दिक्कत यही तो है कि हम दोनों सेम एज के हैं, लेकिन उसे ये भी लगता है कि शायद धीमे धीमे उसे इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। और आगे बातें करते हुए साकी ने यूता को ये भी बताया कि जब उसने अपनी न्यू फैमिली के बारे में अपने स्कूल के दोस्तों को बताया तो उसकी बातें सुनकर सभी हंसने लगे, और उन्हें ये रिश्ता काफी अजीब लग रहा था। और जाहिर सी बात है कि उनकी हंसी देखकर साकी को काफी बुरा लगा, जिसके बाद उसने अपनी एक फ्रेंड को छोड़कर सभी से दोस्ती तोड़ दी। और साकी की ये सारी बातें सुनकर यूता को भी काफी दुख हो रहा है, लेकिन साकी के हिसाब से वो उन लोगों के साथ कभी भी रिश्ते नहीं बनाती जो उन रिश्तों के लायक न हो, इसलिए यूता को उसके लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सारे कन्वर्सेशन के बाद यूता और उसके फादर साकी और उसकी मदर का सारा सामान रखने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प करते टाइम साकी और यूता एक दूसरे को और जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बातें करते हुए जब यूता को पता चला कि साकी भी उसके स्कूल में पढ़ती है, वो उसे यकीन दिला रहा है कि वो स्कूल में इन दोनों के न्यू रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं लगने देगा। और ये सुनकर साकी का कहना है कि वैसे भी मेरे ख्याल से यूता ये तुम्हारे लिए सही ही होगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूता अपने पार्ट टाइम जॉब पर है, और उसके सीनियर सिहोरी उसे टीच करते हुए जानना चाह रही है कि आखिर उसे इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है, और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि क्या यूता ने कोई न्यू गर्लफ्रेंड बनाई है। और सिहोरी की ये सारी बातें सुनकर यूता अभी घर वापस जा ही रहा था, सिहोरी ने उसे रोक लिया और समझाया कि वो बस मजाक कर रही थी। एंड नाउ सिहोरी से साकी के बारे में बातें करते हुए यूता थोड़ा ब्लश कर रहा है, इसलिए सिहोरी उसे टीज कर रही है कि लगता है तुम्हें अपनी स्टेप सिस्टर में काफी इंटरेस्ट है। लेकिन यूता इनकार करते हुए सिहोरी को ये सारी बातें करने से मना कर रहा है, और वहीं अभी भी यूता को यही बात सता रही है कि आखिर वो और साकी एक नॉर्मल भाई बहन की तरह कैसे रह पाएंगे। और सिहोरी उसे इन सब चीजों की टेंशन लेने की जगह नॉर्मल बिहेव करने के लिए कह रही है। जिसके बाद जब यूता घर वापस आया, नॉर्मली उसके फादर के
के जॉब में बिजी होने की वजह से उसे इस टाइम घर पर कोई भी नहीं मिलता है। लेकिन आज जब वो घर आया, उसे सामने सोफा पर साकी उसका वेट करते हुए मिली। एंड जब उसने ग्रीट करते हुए साकी से कहा कि मैं घर आ गया, साकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि आज से पहले उसे कभी भी किसी ने भी एंटर करते टाइम ऐसे ग्रीट नहीं किया है। ये सुनकर यूता को लग रहा है कि साकी की लाइफ काफी ट्रेजेडी से भरी हुई थी, बट साकी उसे समझा रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जब उसकी मदर जॉब से घर आती थी तब साकी स्कूल में रहती थी, और जब साकी स्कूल से घर आती थी तब उसकी मदर जॉब पर रहती थी, इसलिए दोनों का कभी भी इस तरह इनकाउंटर ही नहीं हुआ और यही इनकी नॉर्मल लाइफ बन गई। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी साकी और उसकी मदर की काफी अच्छी बनती है, क्योंकि एट द एंड दोनों एक फैमिली ही हैं। एंड ये सारी बातें करने के बाद साकी और यूता ने एक एक कर बाथरूम यूज किया, और नहाने के बाद जब यूता ने साकी के लिए बाथटब में न्यू वाटर फिल किया, ये छोटी सी चीज लग रहा है साकी को काफी अच्छी लगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूता लंच टाइम में काफी दूर से साकी को अभी देख ही रहा था, तो उसके एक फ्रेंड ने उससे कहा, मेरे ख्याल से यूता हमें साकी से दूर रहना चाहिए। बट यूता का कहना है कि आखिर साकी जैसी लड़की मुझ में क्यों ही इंटरेस्ट लेगी। बट यूता के फ्रेंड के हिसाब से साकी को नहीं, बल्कि यूता को साकी में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल स्कूल में साकी को लेकर काफी अफवाहें फैल रही हैं, और मेनली उसके ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से। और इन अफवाहों के बारे में सुनकर यूता भी काफी शॉक्ड है। और हाँ, यूता के फ्रेंड ने ये भी बताया कि जब बेसबॉल क्लब के एक मेंबर ने साकी को डेट के लिए पूछा था, साकी ने साफ साफ कहा कि तुमने मेरे बारे में जो भी अफवाहें सुनी हैं वो पूरी तरह से सच हैं, और मुझे किसी के साथ भी डेट पर जाने का जरा भी शौक नहीं है। और इस इंसिडेंट के बाद से ही बेसबॉल क्लब के हर एक मेंबर साकी के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, यूता को साकी के ऊपर पूरा विश्वास है। और उसका मानना है कि जब झूठी अफवाहों के बारे में ज्यादा लोग बातें करते हैं, धीमे धीमे लोग उसे सच मानने लगते हैं। इसके बाद हमें टेनिस कोर्ट में साकी की वन एंड ओनली फ्रेंड माया का इंट्रोडक्शन मिलता है। और टेनिस कोर्ट में जब यूता और साकी बातें कर रहे थे, तब हमें ये भी पता चला कि यूता को पहले लगा था कि साकी के स्टाइलिश लुक की वजह से लोग उसमें काफी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन साकी के हिसाब से उसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितने लोग उससे दूर रहेंगे और वो अकेली रहेगी, उतना ही वो अपने फेवरेट काम को ज्यादा टाइम दे पाएगी। एंड यार इसके बाद घर पहुंचने पर साकी यूता से अपने लिए जॉब ढूंढने को कह रही है, और वो भी ऐसा जॉब जिसमें कम टाइम के साथ ज्यादा पैसा मिले। लेकिन यार ऐसा जॉब ढूंढ पाना सच में काफी टफ होने वाला है, इसलिए यूता ने इसके लिए साकी से थोड़ा टाइम मांगा। एंड नाउ आज रात डिनर करते टाइम साकी यूता को अपनी मदर के बारे में बता रही है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 तक पढ़ाई की है, और शायद इसीलिए वो बार में एज ए बारटेंडर काम करती हैं। और ये बताने के बाद साकी जानना चाह रही है कि क्या ये चीज यूता के लिए अजीब है, लेकिन यूता का कहना है नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। और साकी यूता से ये इसलिए जानना चाह रही है क्योंकि उसने कई बार लोगों से अपनी माँ के बारे में अजीब बातें करते हुए सुना है, जैसे कि लोग बातें करते हैं कि एक औरत जो रात में बार में एज ए बारटेंडर ही सही लेकिन काम करती है, जो कि काफी अजीब है। और साकी के हिसाब से लोगों का कहना है कि उसकी मदर सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्यूटी का यूज करके लोगों से काम निकलवाती हैं। और साकी के साथ साथ यूता को भी ये सारी बातें एकदम बकवास लग रही हैं। और साथ ही साकी का ये भी कहना है लोग किसी को भी गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लाइक अगर तुम स्मार्ट हो लेकिन सुंदर नहीं तो लोग तुम्हें पढ़ाकू घमंडी कहते हैं, और अगर खूबसूरत हो और पढ़ने में अच्छे नहीं तो लोग तुम्हें पैसे की लालची और अपनी खूबसूरती का गलत यूज करने वाला कहेंगे। और इन्हीं सब चीजों की वजह से साकी खुद को ऐसे ड्रेसअप करती है ताकि वो लोगों के भीड़ में अलग दिख सके, और साथ ही वो अपनी स्टडीज पर भी काफी वर्क कर रही है ताकि कोई भी उस पर सवाल न उठा सके। और हाँ, सिंस यूता साकी के लिए जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए एज अ रिटर्न साकी उसके लिए डेली मिसो सूप और डिनर बनाएगी। एंड इसके नेक्स्ट सुबह हमें पता चलता है कि साकी की फ्रेंड माया इनके घर आई थी, क्योंकि उसे साकी का नया घर देखना था। और वैसे तो साकी ने ये चीज यूता को इन्फॉर्म करने की काफी कोशिश की, लेकिन साकी के पास यूता का फोन नंबर ना होने की वजह से वो उसे इन्फॉर्म नहीं कर पाई। और जब यूता घर लौटा, उसने देखा कि घर पर साकी के साथ साथ माया भी है। और अब फाइनली माया को पता चल चुका है कि साकी का बड़ा भाई कोई और नहीं बल्कि यूता है। और वैसे भी ये चीज उससे छुपा पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि माया ने साकी और यूता को कई बार साथ में देखा है। लाइक जब ये दोनों बैडमिंटन कोर्ट में बातें कर रहे थे, जब यूता ने बारिश वाले दिन साकी को अम्ब्रेला दिया था। और अब आगे ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए और किसी भी इमरजेंसी के लिए साकी ने यूता से उसका फोन नंबर लिया। और यार वैसे तो साकी काफी मैच्योर है और सबके साथ काफी काइंडली बिहेव करती है, लेकिन आज यूता के साथ स्कूल जाते टाइम वो उससे पूछ रही है कि मुझे लगता है कि तुम्हें लड़कियों की तरह ड्रेसअप करना और साथ ही मेकअप करना काफी अच्छा लगता है। और ये चीज उसके दिमाग में यूता के नेचुरल आईब्रोज देखने के बाद आए हैं। बट यूता उसे समझा रहा है कि उसके आईब्रोज नेचुरल हैं, ना कि उसने पार्लर में इन्हें सेट कराया है। एंड थोड़ी देर और यूता से बातें करने के बाद साकी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसे किसी को भी इनके लुक्स और अपीयरेंस से बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने सच में पूरे दिल से यूता से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगा। और साथ ही वो काफी गिल्टी भी फील कर रही है, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ है, इसलिए यूता उसे समझा रहा है इसलिए तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, और साथ ही तुमने दिल से माफी मांगा, इसलिए तुम्हें अब इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है तुम वैसे इंसान बिल्कुल नहीं हो जिससे अपनी गलती का एहसास ना हो और अपनी गलती से ना सीखे। एंड इस इंसिडेंट के बाद लगता है यूता और साकी के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट फीलिंग डेवलप हो रही है। और शायद अपनी इन्हीं फीलिंग के बारे में यूता स्कूल में पूरे टाइम सोच रहा था। एंड स्कूल एंड होने के बाद भी यूता सोचते हुए जब घर लौटा, उसे सामने रूम में साकी के
अंडरगारमेंट दिखे और इससे पहले कि वो कुछ करता, साकी ने अचानक से उसे आवाज लगाई, जिससे युता पूरी तरह से डर गया। एंड उसका एक्सप्रेशन देखकर साकी उससे जानना चाह रही है कि वो ठीक है ना। लेकिन यार अभी युता के मन में क्या चल रहा है वो साकी से बिल्कुल नहीं कह सकता, इसलिए वो जॉब करने के बहाने जल्द से जल्द वहाँ से चला गया। लेकिन यार पार्ट टाइम जॉब पर भी युता के मन में अभी भी जो कुछ भी हुआ वही चल रहा है, इसलिए उसने घर लौटकर साकी से सारी चीजें क्लियर करने का डिसाइड किया। और जब वो साकी से इस बारे में बातें कर रहा है तब साकी को समझ आया कि अगर साकी को पता चलेगा तो उसके अंडरगारमेंट देख रहा था तो शायद वो समझेगी कि युता उन्हें चुराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए युता जल्दबाजी में वहाँ से चला गया। लेकिन युता की ये सारी बातें सुनकर साकी उसे समझा रही है कि उसके अंडरगारमेंट्स पर नजर जाना शायद ये एक तरह से नेचुरल रिएक्शन ही था। और उसका ये भी कहना है, मुझे पता है कि तुम वैसे इंसान बिल्कुल नहीं हो जो अपनी गलती से न सीखे। और हाँ, साकी के हिसाब से सुबह उसने युता के अपीयरेंस की वजह से उसे जज किया था। अभी युता की नजर उसके अंडरगारमेंट्स पे थी, शायद अभी सब बराबर हो चुका है, इसलिए उसे इस बारे में सोचने की जरा भी जरूरत नहीं है। एंड इन सब चीजों को नॉर्मल करने के लिए साकी ने युता के लिए हॉट चॉकलेट बनाया। और अभी जब युता हॉट चॉकलेट ड्रिंक कर रहा है, साकी उसे नॉर्मल सिबलिंग की तरह टीज भी कर रही है। और यार इस इंसिडेंट के बाद काफी दिन बीत चुके हैं और भले ही युता साकी के लिए जॉब ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा है, बट स्टिल लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी तक वो साकी के लिए जॉब नहीं ढूंढ पाया है। और शायद काफी दिन हो चुके हैं और अभी तक युता साकी के लिए जॉब नहीं ढूंढ पाया। इसलिए साकी को लग रहा है कि युता अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा है और इसलिए वो अपनी ब्यूटी को एज अ वेपन यूज कर रही है। क्योंकि इस डिस्कशन के थोड़ी देर बाद साकी ने युता के बेडरूम में एंटर किया और वो भी सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स में। और अब साकी युता के एकदम करीब है और उसे किस करने के लिए उसके तरफ बढ़ रही है, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में अपनी डायरी में युता के बारे में लिखा हुआ हर एक चीज वही फिलहाल चल रहा है। लाइक 7 जून जब ये दोनों पहली बार मिले थे, अभी साकी को समझ आ चुका था कि युता एक अच्छा इंसान है और वो सबका ख्याल भी रखता है। और साथ ही साकी के दिमाग में उस दिन की भी बातें चल रही हैं जब स्कूल के काफी स्टूडेंट्स युता से उसके बारे में अजीबोगरीब अफवाहें फैला रहे थे, जिसकी वजह से युता उन स्टूडेंट्स पर गुस्सा भी हो गया था। और ये चीज साकी को काफी अच्छा लगा और ये पहली बार है जब किसी ने साकी के फीलिंग और इमोशन को इम्पोर्टेंस दिया है। और अभी साकी के मन में कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ हर एक चीज चल ही रहा था कि अचानक से जब उसे सुनाई दिया कि युता ने कहा कि साकी तुम अभी ऐसी लड़कियों जैसे बिहेव कर रही हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये सुनते ही साकी तुरंत होश में आ गई और युता साकी को समझा रहा है, मुझे नहीं लगा था कि तुम उन लड़कियों में से हो जो अपने लुक्स को हथियार बना के आगे बढ़ती हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों को गलत साबित करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद साकी युता से माफी मांग रही है और वो अपने डैड के बारे में बता रही है कि शायद वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी कंपनी फेल होने के बाद उनका लोगों पर से विश्वास उठ चुका था। और सिंस फैमिली को संभालने के लिए मेरी मॉम क्लब में एज अ बारटेंडर काम करती थी, इसलिए मेरे फादर हमेशा उनके बारे में गलत चीजें बोला करते थे। और साकी को ये भी लगता है कि शायद उसके फादर की इसमें पूरी गलती भी नहीं थी, क्योंकि वो भी एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। लेकिन साकी का ये भी मानना है कि बुरे दौर से गुजरने का ये मतलब नहीं है कि मेरे फादर मेरी मदर के बारे में कुछ भी गलत बातें करेंगे। साकी की ये सारी बातें सुनकर जैसे युता ने उससे एग्री किया, साकी काफी सरप्राइज्ड है और युता उसे बता रहा है कि मेरे साथ भी कुछ हद तक ऐसा ही हुआ था। मेरी मदर ने मेरे फादर को धोखा दिया था और इसलिए मेरे फादर किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। बट एट द एंड उन्होंने फाइनली साकी की मदर पर भरोसा किया। एंड एक दूसरे की बातें सुनने के बाद इन दोनों को लगता है कि इनकी लाइफ में काफी चीजें सिमिलर हैं, चाहे वो लाइफ का दुख हो या फिर थॉट्स। और अभी युता का ये भी कहना है कि शायद एक बहन और भाई की तरह हम दोनों की अच्छी जमेगी। एंड फाइनली रूम से बाहर जाते हुए साकी का भी कहना है कि चलो इस रिश्ते को अच्छे से निभाते हैं। और इसके बाद इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ युता अभी भी सोच रहा है स्टेप सिस्टर एक अनजान इंसान होती है और सिंस हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे के साथ अपना बचपन जिया ही नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे को लेकर अपनापन है ही नहीं। और धीमे धीमे साकी की मदर और युता के फादर के शादी को 1 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी युता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि साकी का इस घर में आखिर जगह क्या है। इसलिए युता को अभी भी लगता है कि साकी सिर्फ एक अनजान है जो कि उसके घर में रहती है। और जब भी युता खुद से साकी के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूछता है, उसे कभी भी कोई भी जवाब नहीं मिलता। और ये सब सोचते हुए जब युता घर लौटा, साकी उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उसे मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाए, क्योंकि लास्ट टेस्ट में उसे काफी कम मार्क्स आए थे और अगर री टेस्ट में वो पास नहीं हुई, समर हॉलिडे में उसे एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा। और अगर ऐसा हुआ तो साकी पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल नहीं कर पाएगी। जिसके बाद अब युता साकी को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा है और यार सिंस साकी को कैरेक्टर्स की स्टोरी समझने में काफी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इन कैरेक्टर्स के इमोशन को फील करने के लिए युता साकी से जानना चाह रहा है क्या तुम उस बारे में सोच सकती हो जब तुम्हें किसी से प्यार हुआ और उस बारे में तुम खुल के किसी से भी कह नहीं पा रही थी। लेकिन यार सिंस साकी को अभी तक किसी से भी प्यार नहीं हुआ है, इसलिए उसे इन सारे इमोशंस के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। इसलिए वो युता से भी जानना चाह रही है कि क्या कभी भी उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन यार साकी की ही तरह युता को भी आज तक किसी से भी प्यार नहीं हुआ है। जिसके बाद साकी का कहना भी सही है कि अगर तुम्हें भी किसी के साथ प्यार नहीं हुआ है तो इससे जाहिर है हमारे लिटरेचर का मार्क्स का हमारे रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। युता भी साकी के इस बात से एग्री कर रहा है, इसलिए अब वो दूसरे मेथड से साकी को लिटरेचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एंड साकी का डेडिकेशन देखकर युता को यकीन है कि वो रीटेस्ट में पक्का पास हो जाएगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ युता माया से सजेशन ले रहा है या फिर कैसे वो साकी को पढ़ने में हेल्प कर सकता है। और उसके पूछने पर माया ने बताया वो पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए रैंडमली म्यूजिक सुनती
सुनती है। एंड यूता का साकी के लिए ये डेडिकेशन देखकर माया का कहना है यूता तुम सच में एक बहुत अच्छे बड़े भाई हो। और हाँ, माया का ये सजेशन ध्यान में रखते हुए जब यूता अपने पार्ट टाइम जॉब पर आया उसने अपनी सीनियर सियोरी से भी म्यूजिक सजेशन मांगा, जिससे सियोरी काफी खुश हुई और उसने यूता को अपना प्लेलिस्ट शेयर किया। और घर पहुंचने पर जब ये प्लेलिस्ट यूता ने साकी से शेयर किया उसे भी ये बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा लग रहा है। और यूता साकी के लिए ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो साकी का आजकल कुछ ज्यादा ही एहसान ले रहा है और इन सब कोशिशों से वो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन साकी का एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साकी और अच्छे से पढ़ाई करे, वो उसे घर के बाकी काम भी करने नहीं दे रहा है। और यूता के सारे एफर्ट्स की वजह से साकी ने देर रात तक पढ़ाई की, इतनी कि अगली सुबह उसने ब्रेकफास्ट भी मिस कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जब यूता अपने पार्ट टाइम जॉब पर गया, सियोरी आज उसके साथ लेट नाइट मूवी शो देखना चाहती है। और सिंस यूता भी आज फ्री है इसलिए उसने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एंड मूवी खत्म होने के बाद वो सियोरी को वापस घर तक कंपनी दे रहा है, जिसके लिए सियोरी काफी थैंकफुल है। और अभी बातें करते हुए सियोरी का कहना है कि यूता मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद ही सियोरी ने बताया कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ लाइफ के 6 महीने बचे हैं। बट उसकी ये बात सुनकर यूता का कहना है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो और मेरे साथ चलो, हमारे पास अभी भी काफी टाइम है। और यूता की ये बात सुनते ही जैसे ही सियोरी ने शायद उसे अपनी दिल की बात कहने के लिए आगे बढ़ी कि तुरंत वेंडिंग मशीन से ऑटोमेटिक वॉइस जनरेट हुआ। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से सियोरी यूता से अपने दिल की बात नहीं कह पाई और अब उसका चेहरा पूरी तरह से एम्बैरेसमेंट से रेड हो चुका है। जिसके बाद उसने मूवी के बारे में बातें करते हुए कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज कर दिया। और सियोरी को ड्रॉप करने के बाद जब यूता घर लौटा उसने देखा कि साकी उसका वेट करते करते चेयर पर ही सो गई। अब टेस्ट से पहले साकी का तबीयत खराब ना हो इसलिए उसने साकी को कंबल से कवर कर दिया। और अगली सुबह मूवी के बारे में बातें करते हुए साकी यूता से जानना चाह रही है कि क्या वो सियोरी को पसंद करता है, लेकिन यूता का कहना है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, सियोरी और मैं सिर्फ और सिर्फ एक साथ काम करते हैं। और सिंस यूता की तरह सियोरी को भी बुक में काफी इंटरेस्ट है इसलिए इन दोनों के पास बातें करने के लिए काफी टॉपिक रहते हैं। और यार इसके अगले दिन जब यूता बुक शॉप पर अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा था उसने नोटिस किया कि सियोरी और साकी दोनों बातें कर रहे हैं। और जब वो इनके करीब आया उसने देखा कि साकी से मिलकर सियोरी काफी खुश है और उसे साकी काफी क्यूट लग रही है। और साकी यहाँ स्टडी गाइड जो मूवी यूता और सियोरी देखने गए थे उस मूवी की नॉवल लेने आई है ताकि वो नॉवल के हेल्प से अपना लिटरेचर थोड़ा इंप्रूव कर सके। जिसके बाद यूता ने साकी की बुक ढूंढने में हेल्प की और फाइनली बुक रिसीव करते टाइम जब साकी सियोरी से बातें कर रही थी तो ये जानकर काफी खुश है। सियोरी और यूता दोनों काफी क्लोज हैं। और साकी के यहाँ से जाने के बाद सियोरी यूता से अभी भी उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन यूता को देखकर लग रहा है कि वो इन सेम बातों से थोड़ा बोर हो चुका है। एंड अगले दिन स्कूल में हमें पता चलता है कि काफी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि माया और यूता के बीच में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कई बार माया से यूता को बिग ब्रदर कहते हुए सुना है। और हाँ, आज साकी ने माया को स्टडी में हेल्प करने के लिए घर पर इनवाइट भी किया है। और ये जानकर यूता को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बट स्टिल वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद साकी, यूता और माया तीनों साथ में घर जा रहे हैं। और हाँ, माया को इनवाइट करने के लिए साकी यूता से माफी मांग रही है, लेकिन यूता को माया और साकी के साथ घर जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। बट वहीं माया काफी खुश है और उसका कहना है कि सिंस हमें एक ही जगह जाना है तो अलग अलग जाने का कोई मतलब ही नहीं है। और उसके फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो साकी के घर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। बट माया के एक्साइटमेंट देखकर साकी को लग रहा है कि शायद उससे स्टडी में हेल्प मांगने का प्लान ही गलत था। एंड फाइनली घर पहुंचने के बाद सिंस साकी को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और यहाँ माया भी आई है, इसलिए यूता साकी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुद खाना बना रहा है। एंड यूता का ये केयरिंग साइड देखकर माया उसे टीच करते हुए कह रही है कि यूता तुम कितने अच्छे हो, मानो केयरिंग हस्बैंड की तरह। बट माया की ये बात सुनकर यूता और साकी दोनों ने उसे इग्नोर किया। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि यूता की कुकिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, इसलिए अभी फोन में ट्यूटोरियल देख ही रहा था कि माया ने उसे हेल्प करने का ऑफर दिया। एंड सिंस अभी साकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही है इसलिए यूता और माया को साथ में कुकिंग करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एंड कुकिंग में यूता की हेल्प करते हुए माया उससे कंफर्म कर रही है कि तुम्हारे और साकी के बीच कुछ भी नहीं है ना। एंड यूता ने कंफर्म किया कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ रहता तो शायद ये हमारे लिए थोड़ा अजीब होता। बट माया के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों अजनबी ही हैं और इन दोनों का कोई रिश्ता भी नहीं है, तो शायद अगर इन दोनों के बीच कुछ रहता तो चीजें उतनी भी अजीब नहीं होती। एंड माया की ये सारी बातें सुनकर यूता जानना चाह रहा है कि आखिर माया को उसके और साकी के रिलेशन में क्यों इंटरेस्ट है। एंड उसके पूछने पर माया ने जवाब दिया कि मुझे तुम दोनों में क्यों इंटरेस्ट है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन किसी चीज को लेकर आजकल साकी काफी बदल चुकी है और साथ ही वो आजकल ज्यादा परफ्यूम भी यूज कर रही है, और ये मेनली लड़कियां किसी को इम्प्रेस करने के लिए करती हैं। और माया की इन सारी बातों से साफ है कि वो कहना चाहती है कि साकी को यूता के लिए फीलिंग डेवलप हो रही है। बट माया की ये सारी बातें सुनकर यूता के एक्सप्रेशन से साफ है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, बल्कि उसके हिसाब से जब आप किसी अपोजिट सेक्स के साथ रहना स्टार्ट करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आपकी बॉडी अच्छी स्मेल करे। और साथ ही यूता माया को समझा रहा है कि वो ये सारी बातें साकी से बिल्कुल न करे, क्योंकि जाहिर है ये सब सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगेगा। एंड फाइनली स्टडी कंप्लीट होने के बाद यूता और साकी साथ में खाना खा रहे हैं और साकी काफी थैंकफुल है कि यूता ने उसके लिए कुकिंग की, और साथ ही ये खाना साकी को काफी पसंद भी आया। एंड इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और आज यूता के एक्सप्रेशन से साफ है कि वो किसी चीज के बारे में
सोच रहा है और पूरे दिन चाहे स्कूल हो या फिर पार्ट टाइम जॉब, उसका यही हाल था। यहाँ तक कि जब शियोरी ने उससे पूछा कि आखिर तुम इतना खोए हुए क्यों हो, यूता ने उसके इस सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दिया और उसके पार्ट टाइम जॉब से घर लौटने के बाद ही तेज बारिश स्टार्ट हो गई और सिंस अभी तक साकी घर नहीं लौटी है, इसलिए उसे साकी की काफी चिंता हो रही है। इसलिए वो जल्दी से अम्ब्रेला लेकर अभी साकी के पास जा ही रहा था कि जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला वो साकी से टकरा गया। एंड यूता को देखते ही साकी उससे जानना चाह रही है कि आखिर वो कहीं बाहर जा रहा है क्या। एंड यूता उसे बता रहा है कि सिंस काफी टाइम ट्राई करने के बाद भी तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था और बाहर काफी बारिश भी हो रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी और मुझे लगा कि शायद बेकार टेस्ट होने की वजह से कहीं तुम रो तो नहीं रही। एंड यूता की ये सारी बातें सुनकर साकी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और साथ ही उसने अपने टेस्ट का रिजल्ट भी दिखाया और उसे 94 मार्क्स मिले हैं। हालांकि इतना मार्क्स मिलने के बाद भी साकी थोड़ी दुखी है क्योंकि यूता को इस सब्जेक्ट में 96 मार्क्स मिले थे, इसलिए साकी भी यूता जितना मार्क्स अचीव करना चाह रही थी, इसलिए वो थोड़ी सैड है। और हाँ, साकी का ये भी कहना है कि सिंस मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था इसलिए मैं कॉल पिक नहीं कर पाई और साथ ही पढ़ाई में तुमने मेरी इतनी हेल्प की, इसलिए तुम्हारे लिए एज अ थैंक यू मैं कुछ कुक करना चाहती हूँ और इसलिए सामान लेने के लिए सुपरमार्केट भी गई थी, जिसकी वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन यूता के हिसाब से उसने जो भी साकी के लिए किया कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ये सुनकर साकी उसे फिर से याद दिला रही है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे जितना प्यार मिलता है मैं उससे दुगना रिटर्न करती हूँ। और साथ ही साकी का ये भी कहना है कि जैसे तुम जॉब में शिहोरी पर भरोसा रखते हो वैसे ही घर के कामों में मुझ पर भरोसा रखो। जिसके बाद फाइनली यूता ने साकी का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एंड इस इंसिडेंट के बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल में पता चलता है कि फाइनली अब गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं और इसी दिन जब यूता अपने पार्ट टाइम जॉब पर था उसने साकी को स्टाफ रूम में जाते हुए देखा और मैनेजर से बात करने के बाद उसे पता चला कि साकी इस बुक शॉप में पार्ट टाइम जॉब करेगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से साकी अपनी डायरी में लिखे हुए हर एक चीज के बारे में सोच रही है। लाइक 16 जुलाई थर्सडे का दिन उसने लिखा था कि आखिर लोग एक दूसरे को ना समझ पाने की वजह से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन साकी को जरा भी समझ नहीं आता और इसके वजह से उसे लग रहा है कि वो थोड़ी तो अजीब है, लेकिन वहीं उसके हिसाब से यूता हर एक चीज को काफी अच्छे से समझता है। और हाँ, साकी ने पूरी तरह से हार मान ली थी, लेकिन यूता की वजह से उसे फिर से खुद पर यकीन हुआ और अब 17 जुलाई फ्राइडे का दिन यूता ने जो साकी को म्यूजिक सुनाया था उसने उसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा। और साथ ही इन सारी चीजों की वजह से साकी का मानना है कि यूता एक बहुत अच्छा इंसान है और म्यूजिक के बारे में सोचते हुए साकी के मन में यूता और उसकी कलीग के रिलेशन के बारे में भी चल रहा है। बट उसके हिसाब से उसे इन सब चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, साकी का ये भी कहना है कि अगर उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आखिर वो इस इंसिडेंट के बारे में अपनी डायरी में क्यों लिख रही है। और हाँ, जब यूता शिहोरी के साथ मूवी देखने गया था उस दिन की बातें भी अभी साकी के मन में चल रही हैं और इसे सोचकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यूता शिहोरी के साथ मूवी देखने गया था और जब साकी इन सब चीजों के बारे में अपनी डायरी में लिख रही है उसके हिसाब से ये जो वर्ड है वो उसके ट्रू फीलिंग या इमोशन को बयान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर एक वर्ड में कहा जाए तो वो होगा नफरत। और ये वर्ड मन में आते ही साकी को खुद पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो शिहोरी को जानती तक नहीं और उसके बारे में ऐसी चीजें सोच रही है। लेकिन जो भी हो, अभी भी शिहोरी और यूता के रिलेशन के बारे में सोचकर साकी को काफी घबराहट हो रही है और उसे ये भी लग रहा है कि अगर उसे इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा तो शायद ये घबराहट कम हो सकती है। बट ऐसा होगा कि नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन डिनर टेबल का दिखाया जाता है जहाँ यूता, साकी और उसके पेरेंट्स साथ में मिलकर डिनर कर रहे हैं। और साकी और यूता को बातें करते हुए देखकर साकी की मदर उससे जानना चाह रही हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से इतने फॉर्मल क्यों बिहेव करते हैं और क्यों अभी तक साकी यूता को बड़ा भाई कहकर नहीं बुलाती। एंड ये सुनने के बाद साकी का कहना है कि शायद बड़ा भाई कहना थोड़ा अजीब होगा। एंड यूता भी उससे एग्री कर रहा है और इनकी बातें सुनने के बाद अब इनके पेरेंट्स को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जैसा ये दोनों ठीक समझे वैसा करने के लिए फ्री हैं। और आज जब रेस्टोरेंट में यूता अपने स्कूल फ्रेंड से मिला उसे पता चला कि माया ने एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज किया है जिसमें उसने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है। लेकिन यूता को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था और पार्ट टाइम जॉब से घर जाते हुए जब उसने साकी से इस बारे में पूछा तो साकी जानना चाह रही है इस पार्टी के बारे में उसे आखिर किसने बताया। लेकिन यूता साकी से जानना चाह रहा है कि आखिर वो पूल पार्टी में जाना चाहती है या फिर नहीं, और या ना जाने क्यों। ये सुनकर साकी थोड़े गुस्से में है और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए यूता से कहा कि वो इस पार्टी में बिल्कुल नहीं जाना चाहती। लेकिन ऐसा क्यों, यूता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और ये थोड़ा अजीब भी है क्योंकि यूता को साकी की मदर ने बताया था कि साकी को गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है और साथ ही उसे आइसक्रीम और स्विमिंग पूल काफी पसंद है। और बचपन में वो गर्मियों में अपनी मदर से आइसक्रीम के लिए काफी जिद भी किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी अपनी फैमिली कंडीशन की वजह से साकी के मदर के लाख पूछने पर भी कभी भी वो पूल पार्टी के लिए मानती नहीं थी और उसने आइसक्रीम खाना भी छोड़ दिया। और आज रात सोने तक यूता के दिमाग में सिर्फ यही सारी बातें चल रही थी। एंड अगली सुबह यूता साकी की मदर से बातें कर रहा है और उनसे जानना चाह रहा है कि अगर कोई साकी को बिना पता चले किसी चीज में उसे पार्ट लेने को कहे इससे वो गुस्सा हो जाती है क्या। एंड ये सुनकर साकी की मदर यूता से मजाक में पूछ रही है तो क्या तुम साकी को डेट पर ले जाने वाले हो। यूता और साकी की मदर के कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि साकी अगर किसी चीज को करने का ठान ले तो उसके लिए फुल्ली डेडिकेटेड हो जाती है, यहाँ तक कि ब्रेक लेना भी भूल जाती है। और साकी की
मदर के हिसाब से ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा अपने काम में बिजी रहती हैं और उन्होंने कभी भी साकी को टाइम ही नहीं दिया, और इसलिए वो यूता से रिक्वेस्ट कर रही हैं उसे चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन वो कोशिश करे साकी बीच बीच में ब्रेक लेती रहे। बट उनकी ये बात सुनकर यूता को लग रहा है कि उसके इस हरकत से शायद साकी गुस्सा हो जाएगी। पर साकी की मदर का कहना है कि अगर ऐसा होगा तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें साकी की एक मनपसंद चीज बताऊंगी जिससे वो तुरंत मान जाएगी। और इनके पेरेंट्स के जॉब पर वापस जाने के बाद जैसे यूता ने फिर से साकी से पूल पार्टी के बारे में पूछा, उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही साकी ने पूल पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बार यूता का कहना है कि मैं माया के पूल पार्टी में जाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या तुम मुझे माया का फोन नंबर दे सकती हो जिससे मुझे पूल पार्टी में जाने में थोड़ी आसानी हो। लेकिन यार यूता की ये बात सुनने के बाद भी साकी ने ये कहते हुए माया का फोन नंबर नहीं दिया कि बिना किसी की इजाजत के उसका फोन नंबर देना बिल्कुल गलत बात है। और हाँ, मैं माया से पूछती हूँ, अगर उसका कोई भी जवाब आया तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। और सिंस समर ब्रेक स्टार्ट हो चुका है इसलिए यूता एक्स्ट्रा क्लास के लिए समर स्कूल जाता है। एंड स्कूल से लौटते हुए उसे रास्ते में आज सिहोरी मिल गई, और अभी सिहोरी और यूता बातें करते हुए घर जा ही रहे थे कि अचानक से उन्हें रास्ते में साकी दिख गई। और इन दोनों को साथ में देखकर साकी के चेहरे से साफ है कि उसे थोड़ा तो जलन हो रहा है, बट फिर भी बिना कुछ कहे वो इन दोनों को देखकर क्यूटली स्माइल कर रही है। लेकिन आज पूरे टाइम उसके एक्सप्रेशन से साफ है कि उसे कुछ तो हुआ है। इसलिए यूता ने जब उससे पूछा कि आखिर तुम इतनी मायूस क्यों हो, साकी का कहना है कि कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। एंड इसके बाद आज रात फिर जब यूता ने साकी से माया का फोन नंबर और उसके मैसेज के बारे में पूछा तो साकी फिर से गुस्सा हो गई, और उसका कहना है कि और आइसक्रीम मुझे बचपन में पसंद थी और अब चीजें बदल चुकी हैं। और ये सुनने के बाद भी यूता उसे समझा रहा है कि तुम्हें खुद पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बल्कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। एंड ये सुनते ही साकी ने चिल्लाते हुए उससे कहा कि मैं रिलैक्स बिल्कुल नहीं करना चाहती। और ये कहने के बाद ही टिश्यू पेपर पर माया का फोन नंबर लिखकर साकी वापस गुस्से में अपने रूम में चली गई। और इन सब चीजों की वजह से वो आज सुबह 6 बजे सोई, इसलिए काफी लेट भी उठी। ये सब जानने के बाद यूता उसे फिर से समझा रहा है कि तुम्हें अपनी नींद पूरी करने की जरूरत है, और सिंस आज हमें जॉब पर लेट जाना है इसलिए तुम अपनी नींद पूरी करो और खाना मैं बना लूंगा। यूता की ये केयरिंग साइड देखकर कल जो कुछ भी हुआ साकी ने उसके लिए यूता से माफी मांगा, और फाइनली वो पूल पर जाने के लिए मान गई। एंड इसके बाद हमें पूल डे का सीन दिखाया जाता है, और अभी साकी और यूता दोनों साथ में माया के पार्टी में जा रहे हैं। और सिंस शुरुआत में ही दोनों ने रूल बनाया था कि ये दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, इसलिए साकी यूता से साफ साफ कह रही है अगर तुम वो सिहोरी डेट कर रहे हो तो तुम मुझे साफ साफ बता दो। और ये सुनते ही यूता ने साफ कर दिया तो उसके और सिहोरी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, बल्कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ साथ में काम करते हैं। लेकिन वहीं साकी अभी भी साकी सिहोरी की तारीफ कर रही है। एंड इसके बाद हमें हाल ही के दिनों में साकी ने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वो दिखाया जाता है। लाइक साकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि लोग एक दूसरे को न समझ पाने की वजह से दुखी क्यों हो जाते हैं, और यूता सबके साथ एक जैसा कैसे बिहेव करता है। चाहे साकी उसके साथ कैसे भी बिहेव करे, हमेशा उसने साकी के साथ अच्छा ही बिहेव किया है, और वो साकी के हार्डवर्क और डेडिकेशन को भी काफी अच्छे से समझता है। और हाँ, उसने कभी भी साकी को उसके अपीयरेंस और लुक के वजह से जज नहीं किया है, और इसलिए साकी भी यूता को और बेटर समझने की कोशिश करेगी। और अपनी डायरी में ये सब लिखते हुए साकी को रियलाइज हो रहा है शायद अब वो धीमे धीमे यूता को पसंद करने लगी है। और हाँ, अभी वो सिहोरी और यूता के रिलेशन के बारे में भी सोच रही है, जिसके बाद उसे रियलाइज हो रहा है कि यूता को शायद लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद हैं। इसलिए साकी थोड़ी खुश भी है कि चलो कम से कम उसके बाल भी काफी लंबे हैं। और हाँ, शायद तुम्हें याद ही होगा साकी को बीच काफी पसंद है, और अभी वो यही सोच रही है कि क्या पता बचपन में उसकी मॉम के कहने पर वो उनके साथ बीच पर गई होती तो शायद वो उस टाइम यूता से मिलती और ये दोनों साथ में बीच पर एंजॉय भी करते हैं, तो मे बी आज इनका रिश्ता भी अलग होता। और ये सब सोचते हुए फाइनली माया, यूता, साकी सभी पूल पार्टी के लिए डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और सिंस साकी किसी के साथ भी घुल मिल नहीं पाती है, इसलिए अभी भी वो यही सोच रही है कि आखिर क्यों वो लोगों को नहीं समझ पाती। लेकिन जो भी हो, वो खुश है कि चलो कम से कम आज उसके साथ यूता तो है, इसलिए आज उसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिसके बाद सभी ने साथ में पूल में काफी एंजॉय किया, और साथ ही आज साकी को देखकर यूता को रियलाइज हो रहा है कि आखिर उसके दिल में साकी के लिए कैसी फीलिंग है। एंड घर वापस जाते हुए यूता के मन में यही चल रहा है कि शायद वो अपने पेरेंट्स के रिलेशन की वजह से कभी भी किसी से प्यार कर ही नहीं पाया, इसलिए प्यार की फीलिंग कैसी होती है वो कभी समझ भी नहीं पाया। लेकिन आज यूता सोच रहा है कि प्यार की वो खूबसूरत फीलिंग जिसके बारे में लोग बातें करते हैं वो आखिर मुझे क्यों फील हो रही है, और वो भी आज ही क्यों, और वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन के लिए जिसका नाम है साकी, मेरी स्टेप सिस्टर। और अभी ये सब सोचते हुए यूता और साकी माया को उसके घर तक ड्रॉप करने के बाद वापस अपने घर जा रहे हैं। एंड बातें करते हुए साकी ने यूता को स्कूल में जाने के लिए थैंक यू कहा, और अभी यूता शायद अपने दिल की कोई बात कहने ही वाला था कि अचानक से आसमान में इन्हें फायरवर्क दिखाई दिया, और ये सीन इतना ब्यूटीफुल था इसमें साकी और यूता पूरी तरह से खो चुके हैं। एंड इसलिए यूता कुछ कह भी नहीं पाया। लेकिन वही साकी इस खूबसूरत रात में अपने दिल की काफी बातें यूता से कह रही है, जैसे कि यूता तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो सबकी मदद करता है, और मुझे पता है मैंने ये चीज तुमसे पहले कई बार कहा है, लेकिन मैं आज फिर से कहती हूँ कि तुम्हें लोगों की कोशिश और उनका डेडिकेशन दिखाई देता है। एंड ये सब कहने के साथ साथ साकी के मन में ये भी चल रहा है यूता उसके लाइफ में एक लाइट बनकर आया जिसने उसकी डार्क लाइफ को फिर से कलरफुल बनाया है। लेकिन यार अपने इस फॉर्म्ड
रिलेशन की वजह से शायद वो अपने दिल की बातें यूता से नहीं कह सकती है। इसलिए लास्ट में उसने कहा तुम कमाल के इंसान हो बिग ब्रदर। और ये वर्ड सुनते ही यूता फिर से सरप्राइज्ड है एंड उसका एक्सप्रेशन देखने के बाद साकी उसे समझा रही है कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो और मेरी चिंता भी करते हो और मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ एक बड़े भाई की तरह। एंड ये सब सुनने के बाद शायद न चाहते हुए भी लेकिन यूता ने भी साकी के इन बातों से एग्री किया। लेकिन वहीं यूता को ये भी लग रहा है कि चलो साकी के बिग ब्रदर बोलने पर कम से कम मेरा दिमाग ठिकाने तो आया, नहीं तो इन सारे इमोशंस और हर एक चीज को कंट्रोल कर पाना काफी टफ हो रहा था। और अभी यूता खुद को समझा रहा है कि साकी उसे सिर्फ और सिर्फ एक भाई की तरह देखती है और वहीं वो इस रिश्ते के सारे रूल को तोड़ने चला था, जिसके बाद उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि घर वापस पहुंचकर आखिर उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ साकी के मन में भी चल रहा है कि काश यूता ने ये न देखा हो, उससे बातें करते हुए मेरे हाथ काफी जोरों से कांप रहे थे। एंड अब साकी ने खुद को समझाया कि उसे खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ भाई बहन हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसके मन में ये भी चल रहा है कि अगर कभी यूता ने अपनी फीलिंग मुझसे जाहिर की तो क्या मैं उसे मना कर पाऊंगी और क्या मैं उसकी फीलिंग्स को इग्नोर कर पाऊंगी, और अगर यूता ने एक कदम आगे बढ़ाया मैं बिखर जाऊंगी। और यही सब सोचते हुए साकी की पूरी रात कट गई, जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब साकी ने देखा कि उसकी मदर यूता के फादर के साथ काफी खुश हैं, उसने डिसाइड किया कि सिंस मेरी माँ ने बहुत दुख सहा है इसलिए उन्हें खुश रहने का पूरा हक है, जिसके लिए मैं यूता के लिए अपनी फीलिंग को छुपा कर ही रखूंगी और मैं किसी के लिए भी प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट नहीं करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ यूता भी कल की सारी चीजों की वजह से आज काफी देर तक सोया और जब उठा अभी साकी घर पर नहीं है, इसलिए यूता और साकी की मदर बातें कर रहे हैं, जहाँ साकी की मदर का कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि यूता तुम साकी के बड़े भाई हो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि साकी भी घर लौट आई एंड जैसे ही यूता उसके तरफ मुड़ा उसने देखा कि साकी ने अपने लंबे बाल छोटे करवा लिए हैं। और यार तुम्हें याद ही होगा कि साकी को लगता है कि यूता को लंबे बालों वाली लड़कियां काफी पसंद हैं, शायद इसीलिए साकी ने अपने बाल छोटे करवाए हैं। एंड जब यूता ने कहा कि साकी तुम छोटे बालों में काफी अच्छी लग रही हो, साकी ने उसे बड़े भाई कहते हुए थैंक यू कहा। और साकी के मन में ये भी चल रहा है कि उसने अपनी डायरी में जरूरत से ज्यादा हर एक चीज ओपनली लिखा है, इसलिए उसे डर है कि अगर इस बार उसने अपनी फीलिंग के बारे में डायरी में कुछ भी लिखा तो वो पक्का किसी न किसी तरह से यूता को मिल ही जाएगी, इसलिए वो इस बार इसे अपने दिल में ही छुपा कर रखेगी। और अगर इन इमोशंस को फिर से उसे याद करने का दिल करेगा तो वो इन्हें अपने दिल में ही ढूंढ लेगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ साकी स्कूल से थोड़ी जल्दी आई है क्योंकि उसकी मदर को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। और सिंस यूता के फादर आजकल जॉब में काफी बिजी रहते हैं, इसलिए साकी की मदर भी उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि वो खुद यूता और साकी दोनों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करें। लेकिन सिंस अभी तक साकी और यूता ने स्कूल में किसी को भी पता नहीं चलने दिया है, ये दोनों स्टेप सिबलिंग बन चुके हैं, इसलिए साकी की मदर भी इन दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहती। जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो इन दोनों की मीटिंग 2 अलग अलग दिन अटेंड करेंगी, ताकि स्कूल में किसी को भी साकी और यूता के न्यू रिलेशन के बारे में पता न चले। लेकिन हाँ, अगर यूता चाहे तो वो इन दोनों की मीटिंग सेम डे पर अटेंड कर सकती हैं, और अगर यूता ने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी काफी खुश होंगी। और वैसे साकी की मदर ऐसा ही चाहती हैं, क्योंकि ऐसा करने से इन्हें यकीन हो जाएगा कि यूता ने उन्हें एज अ मदर एक्सेप्ट कर लिया है। और आज रात खाना खाते हुए यूता और साकी दोनों इसी बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या साकी की मदर का दोनों की मीटिंग में आना सही रहेगा। एंड यूता और साकी ने एक दूसरे से बातें करने के बाद डिसाइड किया कि साकी की मदर का सेम डे दोनों की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करना ही सही रहेगा, जिससे उन्हें 2 अलग अलग दिन स्कूल नहीं आना होगा और उन पर ज्यादा वर्कलोड भी नहीं पड़ेगा। एंड दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये सबको फाइनली पता चल जाएगा ये दोनों भाई बहन हैं। और यार यूता साकी की मदर के बारे में इतना सोचता है, ये जानकर साकी काफी खुश है। और भले ही साकी अपनी फीलिंग्स को दिल में दबा कर रखना चाहती है, लेकिन इस छोटी सी चीज की वजह से शायद उसकी फीलिंग्स और बढ़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ इन सब चीजों की वजह से यूता भी अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही छुपा कर रखना चाहता है, क्योंकि अब ये दोनों अनजान नहीं रहे, बल्कि ये दोनों एक फैमिली बन चुके हैं। और हाँ, सिंस साकी की मदर का मानना है कि अभी ये सब परिवार बन चुके हैं, इसलिए इन्हें साथ में रहना चाहिए, नहीं तो शादी करके परिवार बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और सिंस साकी और यूता दोनों अपने पेरेंट्स की खुशी चाहते हैं, इसलिए इन दोनों ने अपनी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस किया है। एंड इसके बाद स्कूल में यूता अपने एकमात्र फ्रेंड को साकी के साथ अपने रिलेशन के बारे में बता रहा है, और यूता का फ्रेंड ये जानकर काफी सरप्राइज्ड है। और साथ ही वो साकी के बारे में कई सारी अफवाहों के बारे में बातें करने के लिए माफी मांग रहा है कि उसने अनजाने में उसकी बहन के बारे में गलत बातें कही। बट यूता उसे समझा रहा है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी आखिर कैसे पता चलता कि हम दोनों स्टेप सिबलिंग हैं। बट अब यूता से बातें करने के बाद उसके फ्रेंड का कहना है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम दोनों का आखिर रिश्ता कैसा है, और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों की अच्छी बनेगी। और वहीं दूसरी तरफ आजकल साकी यूता को इग्नोर कर रही है और उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी वो उसके लिए कुकिंग करती है, लेकिन यार इग्नोर करने की इतनी कोशिश के बाद भी साकी अपने फीलिंग को भुला नहीं पा रही है। और हाँ, साकी को लगता है कि अगर वो ऐसे बिहेव करेगी तो शायद उसका और यूता का रिश्ता टूट जाएगा और ये दोनों काफी दूर हो जाएंगे। और साकी यूता से दूर होना तो चाहती है, लेकिन इतना भी नहीं कि इन दोनों का रिश्ता ही टूट जाए, इसलिए वो अपने इस मिक्स्ड इमोशन की वजह से काफी परेशान है। साकी बस यही सोच रही है कि काश हम दोनों अनजान रहते तो आज हमारा रिश्ता कुछ और हो सकता था, और क्या मैं पूरी जिंदगी इसी
रिग्रेट में बिता दूंगी। एंड या साकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट डे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और आज साकी यूता को इग्नोर करने के लिए जल्दी घर चली गई। इसलिए अभी यूता और माया दोनों बातें कर रहे हैं और फिर से माया यही कंफर्म कर रही है कि यूता को पक्का साकी के लिए कोई फीलिंग नहीं है ना, क्योंकि उसका कहना है कि अगर तुम्हारे अंदर साकी के लिए कोई फीलिंग नहीं है तो क्या मैं साकी को अपने एक मेल फ्रेंड से मिला सकती हूँ। और ये सुनते यूता के एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे माया की ये बात सुनकर हर्ट तो हुआ है, बट स्टिल वो ये माया से बिल्कुल नहीं कह सकता। इसलिए उसका कहना है कि इस बारे में तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि साकी से पूछने की जरूरत है। और थोड़ी देर बाद साकी की मदर भी यूता की पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने के लिए स्कूल आ गई और यूता से बातें करते हुए वो जानना चाह रही हैं कि आखिर इतने टाइम तक कैसे साकी और यूता सेम क्लास में होने के बावजूद भी एक दूसरे से नहीं मिले। यूता का जवाब काफी सिंपल है कि आजकल लड़कियों को देखना ठीक नहीं है। फाइनली यूता के टीचर से बातें करते हुए साकी की मदर काफी खुश लग रही हैं और साथ ही उन्हें टीचर के साइड से यूता के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। और अब साकी की टीचर से बातें करते हुए भी उन्हें काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि टीचर का कहना है कि साकी ने खुद को काफी इम्प्रूव किया है और भले ही लुक्स की वजह से लोग उसके बारे में अजीबोगरीब बातें करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि साकी एक अच्छी इंसान है। और साथ ही उसकी टीचर ने साकी को एक अच्छे कॉलेज का सजेशन भी दिया। और साकी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है जिसकी फी काफी कम हो ताकि वो अपनी मदर पर बर्डन न बने। और साकी का ये सारा क्वेश्चन सुनकर उसकी टीचर ने मी हाउ वीमेन कॉलेज का सजेशन दिया। और यार ये सेम वही कॉलेज है जिसमें यूता की कलीग सिहोरी जाती है और जल्द ही ये कॉलेज एग्जीबिशन भी रखने वाला है। तो हाँ, एडमिशन लेने से पहले साकी वहाँ जाकर चीजें एक्सप्लोर कर सकती है। एंड मीटिंग के बाद घर वापस लौटते हुए साकी ने अपनी मदर को बताया कि वो कॉलेज जाएगी एंड ओपन कॉलेज में हिस्सा लेकर वो उसे एक्सप्लोर भी करेगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन कॉलेज एग्जीबिशन का दिखाया जाता है। एंड जैसे ही साकी ने कॉलेज में एंटर किया उसे एंट्रेंस पर ही सियोरी मिल गई और वो साकी को देखकर काफी खुश है और वो साकी को कॉलेज में घुमाना भी चाहती है। एंड अभी ये दोनों कॉलेज देखने के लिए जा ही रहे थे, उन्हें रास्ते में इथिक्स की टीचर मिस कूडो मिल गई। और जब सियोरी ने मिस कूडो को साकी से इंट्रोड्यूस किया, मिस कूडो साकी का एक्सप्रेशन देखकर समझ रही हैं कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। और सिंस अभी लेक्चर में थोड़ा टाइम है इसलिए मिस कूडो ने साकी को अपने ऑफिस में इन्वाइट किया और उनका कहना है कि हो सके शायद मैं तुम्हारे कुछ सवालों का जवाब दे पाऊं। और यार हाँ, सियोरी ने पहले ही मिस कूडो को यूता और साकी के बारे में काफी चीजें बताई हैं। एंड अभी मिस कूडो और साकी उनके ऑफिस में बातें कर रही हैं। एंड उनका कहना है कि देखा जाए तो रूल के हिसाब से तुम्हें यूता के लिए फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एंड ये सुनकर साकी जानना चाह रही है कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है। और साकी के इस क्वेश्चन से ही मिस कूडो को यकीन हो चुका है साकी के दिल में यूता के लिए फीलिंग है। इसलिए वो साकी से पूछ रही हैं कि आखिर तुम यूता के बारे में क्या फील करती हो। जिसका साकी ने जवाब दिया यूता एक अच्छा बड़ा भाई है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट मिस कूडो के हिसाब से यूता अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही साकी का बड़ा भाई बना है, तो क्या ये कहना सही है। और ये सेम चीज साकी को भी समझ नहीं आ रहा है। एंड नाउ मिस कूडो इन 3 महीनों में साकी के अंदर क्या चेंजेस आई हैं उसके बारे में बातें कर रही हैं। एंड साकी से बातें करते हुए मिस कूडो को साकी के बारे में काफी चीजें पता चली। लाइक साकी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती और वो ऐसे ड्रेसअप इसीलिए करती है ताकि वो लोगों से अलग रह सके। और जितना ज्यादा साकी के लाइफ में स्ट्रगल होता है उतना ही उसे प्यार की जरूरत भी पड़ती है और इसलिए जब भी कोई थोड़ा भी उसे वैल्यू देता है वो उसके तरफ खींची चली जाती है। और इन सब बातों को कंबाइन करके मिस कूडो का ये भी कहना है कि हो सकता है तुम जो यूता के लिए फील कर रही हो वो प्यार हो ही ना और अनजाने में ही सही, लेकिन साकी तुम उसके ही प्यार में पड़ चुकी हो जिससे तुम्हें थोड़ा ही सही लेकिन सहारा मिला है। एंड मिस कूडो की ये सारी बातें सुनकर साकी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए फिर से मिस कूडो उससे पूछ रही हैं कि क्या तुम ये पूरे यकीन से कह सकती हो। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि शायद तुम्हें बाकी लोगों से भी मिलना चाहिए और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या पता तुम किसी ऐसे इंसान से मिल जाओ वो तुम्हारे लिए सच में मायने रखे और तुम्हारी ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व भी हो सकती है। लेकिन मिस कूडो का ये मतलब नहीं है कि साकी आज ही किसी को ढूंढे और डेट करे, बल्कि उनके हिसाब से साकी को और लोगों से मिलना चाहिए, नहीं तो बंद कमरे में उसकी सोच भी एक सीमित दायरे में बंद कर रह जाएगी। एंड नाउ साकी को भी लग रहा है कि मिस कूडो एक तरह से देखा जाए तो सही ही कह रही हैं। एंड फिर से मिस कूडो उसे समझा रही हैं कि आगे रिश्ता बनाने के बाद भी अगर तुम पुराने रिश्तों से खींची चली आओ समझ लेना कि ये तुम्हारी सच्ची फीलिंग है और इसे कभी भी मत छोड़ना। मिस कूडो से बातें करने के बाद साकी ने क्लास भी अटेंड किया और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूता समर स्कूल में एक लड़की जिसका नाम काहो है उसके साथ लंच कर रहा है और दोनों धीमे धीमे काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। और आज रात डिनर पर बातें करते हुए आज जो कुछ भी हुआ साकी ने हर एक चीज यूता को बताया और उसकी ये सारी बातें सुनकर यूता को समझ आ रहा है कि साकी को कॉलेज में कोई ऐसी इंसान मिली जिससे बातें कर वो कॉलेज और बाकी सब चीजों के बारे में सोच पा रही है। और वहीं उसे समर स्कूल में ऐसी फ्रेंड मिली जिससे वो बातें कर सकता है, जिसका मतलब साफ है कि दोनों अपने अपने नए रिश्ते बना रहे हैं। और यूता के हिसाब से शायद जिंदगी जीने का तरीका यही है और वो उम्मीद कर रहा है कि इन दोनों का रास्ता फिर कभी न टकराए और धीमे धीमे ये दोनों उस रिश्ते के करीब जा रहे हैं जो कि एक नॉर्मल 17 इयर्स के भाई बहन के बीच होता है। एंड नेक्स्ट डे जैसा कि साकी, माया और उसके काफी क्लासमेट्स ने मिलकर ग्रुप स्टडी का प्लान किया था, इसलिए साकी अभी माया के घर पर ग्रुप स्टडी कर रही है। एंड लग रहा है मिस कूडो की बातों का साकी पर काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि अभी उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अगर पढ़ाई करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर न मिले तो आंसर बुक या
फिर ऑनलाइन ढूंढना काफी टफ होता है। इसलिए किसी भी चीज का आंसर ढूंढने के लिए हमें किसी पर डिपेंडेंट होना ही होगा और साथ ही हमें उस इंसान की कमियों को एक्सेप्ट कर उसकी पूरी मदद करनी होगी। और साकी के हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से लेन देन का खेल है और साकी ये चीज पहले से ही जानती थी, लेकिन अब जाकर वो इसे और अच्छे से समझ पा रही है। और साकी का ये भी मानना है कि अगर हमें किसी से मदद चाहिए तो हमें उसे साफ कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारे मन की बात बिल्कुल समझ नहीं सकता और साथ ही हमें अपनी दिल की हर एक बात सबसे साफ कर देनी चाहिए। लेकिन ये सब सोचते हुए उसके मन में ये भी चल रहा है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो यूता से अपने मन की बात क्लियरली नहीं कह पाएगी। और हाँ, इस स्टडी ग्रुप में एक और लड़का है जिसका नाम है सिंजो एंड इसके एक्सप्रेशन से साफ है ये साकी में काफी इंटरेस्टेड है। और साथ ही हमें इनकी थोड़ी कन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है। और जब साकी और सिंजो कुछ स्नैक्स लेने के लिए घर से बाहर गए थे, यूता ने इन्हें साथ में देखा, जिसके बाद उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। और सिंस यूता अभी काहो के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहा है, इसलिए काहो उसका एक्सप्रेशन देखकर समझ रही है कि वो किसी चीज से भाग रहा है एंड वो जानना चाह रही है कि क्या यूता प्यार की वजह से भाग रहा है। एंड काहो की बात सुनकर यूता जानना चाह रहा है कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगता है। काहो ने बताया कि अगर कोई लड़का दूसरी लड़की के करीब आ रहा है तो जाहिर है कि वो अपने प्यार से भाग रहा है, जैसे कोई दर्द से निकलने के लिए नई प्यार का तलाश करता है। और नाओ की ये सारी बातें सुनकर यूता ने उसे बताया मुझे ऐसे इंसान से प्यार हो गया था जिससे शायद नहीं होना चाहिए, और अगर वो मुझे मिल भी गई तो इससे सिर्फ और सिर्फ मेरे अपनों के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, इसलिए शायद मुझे उसे भूल ही जाना चाहिए, लेकिन शायद मैं ऐसा कर भी नहीं पा रहा। और ये सब सुनकर काहो ने यूता को आज रात सैर घूमने के लिए इनवाइट किया। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिंजो ने साकी से अपने दिल की बात कही, लेकिन साकी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए सिंजो ये जानना चाह रहा है कि क्या साकी को कोई और पसंद है या फिर वो किसी को डेट कर रही है। लेकिन साकी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं शायद कभी भी मैं उस नजर से नहीं देख पाऊंगी। और ये सुनकर मुस्कुराते हुए सिंजो वहाँ से चला गया। और वहीं घर लौटते हुए साकी के मन में अभी भी यूता के लिए अपनी फीलिंग्स ही चल रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ सैर घूमते हुए काहो और यूता बातें कर रहे हैं, जहाँ काहो उसे समझा रही है कि तुम्हें अपनी फीलिंग को दबा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का नुकसान क्या है मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी फीलिंग जाहिर करनी चाहिए। लेकिन यूता का कहना है कि मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता, बट फिर भी काहो उसे समझा रही है कि तुम खुदगर्ज हो सकते हो क्योंकि फीलिंग्स तुम्हारी है और इन फीलिंग्स पर तुम्हारा पूरा हक है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकी और यूता दोनों साथ में लंच कर रहे हैं। और तुम्हें याद ही होगा कि यूता ने साकी और सिंजो को साथ में देखा था और उसने ये चीज साकी को बताया, जिसके बाद साकी उससे जानना चाह रही है कि तुम कल रात कहाँ थे। एंड उसके पूछने पर यूता ने बताया कि कल रात मैं काहो के साथ थोड़ा शहर घूम रहा था और उससे बात करने के बाद मुझे किसी चीज को लेकर सोचने में थोड़ी हेल्प मिली। तो ये सुनकर साकी जानना चाह रही है कि यूता आखिर किस चीज के बारे में सोचना चाहता है। और थोड़ी देर शांत रहने के बाद यूता ने साकी को साफ साफ बताया कि साकी मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग फील कर रहा हूँ। एंड ये सुनकर साकी का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम पक्का मजाक कर रहे हो। बट यूता उसे समझा रहा है कि आखिर मैं ऐसा मजाक तो भी सुबह सुबह क्यों ही करूंगा। और साकी भी एग्री करते हुए यूता से कंफर्म कर रही है कि तुम मुझे एक भाई की तरह पसंद करते हो, या फिर जब तुम मुझे किसी लड़के के साथ देखते हो तो तुम्हें जलन होती है। एंड ये सब कहने के साथ साथ साकी का ये भी कहना है कि ये सब किसी भी नॉर्मल भाई बहन के बीच हो सकता है। और भले ही साकी ये शो करने की कोशिश कर रही है कि उसे यूता के लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है और वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही है कि आखिर यूता कहना क्या चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपनी खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और जैसे उसे लगा कि वो भी यूता के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगी, वो तुरंत डाइनिंग टेबल से उठकर रूम में चली गई। और यूता के रोकने पर भी वो नहीं रुकी। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ साकी अपने रूम में रो रही है और वहीं यूता उसके रूम के बाहर नॉक कर रहा है। शायद यूता ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन साकी ने डोर ओपन करते ही यूता की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया और उसका हाथ पकड़ा। और अब दोनों साकी के रूम में हैं। साकी ने उसे टाइटली हग किया है और उसका कहना है कि मैं समझ सकती हूँ कि इस फीलिंग को कैरी कर पाना तुम्हारे लिए काफी टफ है और तुमने अच्छा किया कि अपने दिल की बात कह दी। और चाहे तुम्हारे दिल में मेरे लिए एज अ सिस्टर या फिर किसी और तरह की भी फीलिंग हो तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं इस बर्डन को हैंडल करने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। और चाहे तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग हो मैं उससे खुश हूँ। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भाई वाली है या फिर कोई और, मेरे लिए अभी उसे डिस्टिंग्विश कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें मुझे हक करने से खुशी मिलेगी मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हारा जब भी दिल करे तुम मुझे हक कर सकते हो और इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और सिंस ये दोनों अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं और साथ ही ये चाहते हैं कि इनके पेरेंट्स हमेशा खुश रहें, इसलिए साकी चाहती है ये दोनों भले ही रियल सिबलिंग्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्हें लोगों के सामने भाई बहन जैसे ही बिहेव करना होगा। और ये सब कहते हुए लग रहा है साकी इस बोझ को अकेले उठा नहीं पाएगी। और जैसे साकी के आंखों से आंसू निकले यूता ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा कि साकी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझ पर भरोसा करो और हम इस पजल को मिलकर सुलझाते हैं कि आखिर हमारे दिल में जो भी इमोशंस हैं वो भाई बहन के लिए हैं या फिर रोमांटिक। और यूता की ये सब बातें सुनकर साकी उसे थैंक यू कहते हुए रो रही है। एंड इन दोनों के इसी कन्फेशन के साथ ही सीरीज का सीजन 1 एंड हो गया। बाकी यार सीजन 2 कब आएगा अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम ऊपर वाली वीडियो चेक कर सकते हो। एंड आले समटाइम हाइशर फीलिंग रशियन सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन के लिए तुम नीचे वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।